नमस्कार दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन स्टार्ट कर दी थी। रशिया यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेजन है इसको एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। दोनों देशों की मिलिट्री का कंपैरिजन की जाए तो रशिया की मिलिट्री बाय फार यूक्रेन की मिलिट्री से बहुत ज़्यादा आगे है और ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना था कि रशिया यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों के अंदर सरेंडर करवा देगा। लेकिन दोस्तों इसका बिल्कुल उलट हो गया है। इस समय रशिया यूक्रेन की वॉर को 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं आया है। इवन पहले ऐसा दिख रहा था कि रशिया यूक्रेन को ईजिली समाप्त कर देगा, लेकिन पहले यूक्रेन डिफेंसिव मोड में था, अब यूक्रेन यूएसए और यूरोपियन यूनियन के हथियारों की वजह से ऑफेंसिव मोड में भी नजर आ रहा है। रिसेंटली यूएसए ने यूक्रेन को $700 मिलियन की मिलिट्री एड देने का फैसला किया है और इस मिलिट्री एड के अंदर यूएसए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाला जो एडवांस मिसाइल सिस्टम है वो भी देगा है। अब इस एडवांस मिसाइल सिस्टम से क्या होगा दोस्तों, अभी तक यूक्रेन अपने आप को सिर्फ डिफेंड कर पा रहा था और रशिया उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन अब ये लॉन्ग रेंज वाले जो रॉकेट सिस्टम है इससे यूक्रेन रशिया के टेरिटरी के अंदर हमला कर पाएगा। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो ये सब रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। अगर इन्वेजन से पहले की बात करें तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न रीजन है इसके दो स्टेट हैं, लुहांस्क और डोनबास्क। दोस्तों इनके ऊपर रशिया के जो बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उन्होंने पहले से ही कब्जा किया हुआ था और इन्वेजन के बाद उनको और ज़्यादा पावर मिल गई। इस समय लुहांस्क और डोनबास्क के जो दो रीजन हैं यूक्रेन के, इसके ऊपर रशियन फोर्सेस ने ऑलमोस्ट 90% हिस्से के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है। आपको स्क्रीन के ऊपर दो तस्वीरें नजर आ गई होंगी। एक तस्वीर इन्वेजन से पहले की है लुहांस्क और डोनबास्क रीजन की, और दूसरी तस्वीर इन्वेजन के बाद की है। इस तस्वीर के अंदर आपको एक पीले वाला एरिया दिख रहा होगा। ये पीले वाला एरिया वो एरिया है जो कि लुहांस्क और डोनबास्क रीजन है इन्वेजन से पहले का, जिसके ऊपर रशिया के जो बैक सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और ये जो दूसरा वाला रेड लाइनिंग आपको नजर आ गई होगी, ये रेड लाइनिंग वो वाला एरिया है जिसके अंदर रशियन फोर्सेस यूक्रेनियन फोर्सेस के ऊपर अटैक कर गई हैं और इस इलाके को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो डार्क रेड वाला जो एरिया है ये वो एरिया है जिसको ऑलरेडी रशियन फोर्सेस ऑक्यूपाई कर चुकी है। रिसेंट रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रशिया ने यूक्रेन के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी कुछ इलाके जैसे कि पोम्पासा और रोबिजीन को अपने हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से कब्जे में ले लिया है। ये भी देखा जा रहा है कि रशिया ने जो जो यूक्रेन का हिस्सा कैप्चर किया है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। यूक्रेनियन फोर्सेस अलग तरीके का रेजिस्टेंस दिखा रही हैं और दोस्तों हो क्या रहा है, रशिया के जो बहुत ज़्यादा सैनिक है वो मारे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है रशिया को यूक्रेन वॉर के अंदर। और ये देखा जा रहा है कि रशिया के जो मिडल और जूनियर ऑफिसर्स हैं वो इस वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये जो मिडल और जूनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं ये फ्रंट लाइन पे लड़ गए हैं और जो फ्रंट लाइन पे लड़ता है उसी को सबसे ज़्यादा शिकार होना पड़ता है। दोस्तों ये जो कैजुअलिटी रशिया की फोर्सेस के अंदर नजर आ गई है, इससे एक चीज़ का और पता लगता है। दोस्तों एक मिथ बना हुआ था कि रशिया की जो मिलिट्री है वो अनब्रेकेबल है, किसी को भी मार देगी, अनफिजिबल है, लेकिन रशिया की मिलिट्री भी ब्रेकेबल है। दोस्तों हज़ारों की संख्या में इनके सिपाही मारे जा चुके हैं। काफ़ी जगह देखा गया है कि रशिया की जो मिलिट्री है बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट नज़र आई है और वहीं अनएक्सपीरियंस भी नज़र आई है। ये दोस्तों रिसेंटली युद्ध के अंदर यूक्रेन जिसको कि सब हल्के में ले गए थे, उसने रशिया का सबसे बड़ा युद्ध पोत को समंदर के अंदर डुबो दिया। ये काम एक नामुमकिन जैसा लगता था, लेकिन यूक्रेन ने ये कर दिया। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि रशिया का जो ये मिथ था, जो उसकी सुपर पावर में काउंट होता था, वो टूट गया है। दोस्तों रशिया के जो वॉर थे वो स्टेट ऑफ द आर्ट माने जाते थे। यूएसएसआर सोवियत यूनियन हथियारों के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करता था, जिसकी वजह से उसके हथियार पूरी दुनिया में फेमस थे। लेकिन जब ब्रेक डाउन हुआ और यूएसएसआर की लेगेसी को रशिया ने अडॉप्ट किया तो रशिया के पास भी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। समय के साथ रशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा करप्शन नज़र आने लगा और करप्शन जब रशिया की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा तो वही करप्शन रशिया की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी नजर आएगा। इसी का नतीजा है कि जो रशिया का जो स्टेट ऑफ द आर्ट युद्ध पोत माना जाता था वो यूक्रेन ने आसानी से डुबो दिया। ऐसा नहीं है कि रशिया के पास अच्छे वेपन की कमी है, लेकिन दोस्तों जो कुछ उसके स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है जैसे कि S-400 है, S-500 है, S-500 इस तरीके का सिस्टम है कि वो ज़मीन से पे रहते रहते आसमान के अंदर किसी भी रॉकेट को गिरा सकता है। लेकिन उसके जो बाकी वेपन्स हैं उनके अंदर इस समय काफ़ी फॉल्ट नज़र आते हैं, जैसे कि MiG-21 है। MiG-21 काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुका है, जिस रशिया की मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ती है। और यही यूक्रेनियन वॉर के अंदर भी हुआ। जब रशिया का युद्धपोत गिरा तो इससे दुनिया में ये पता लग गया कि रशिया की मिलिट्री अब पहले जैसी मिलिट्री रही नहीं है। वॉर तो चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, लेकिन दोस्तों एक्चुअल गेम क्या चल रहा है? एक्चुअल गेम हथियारों की प्रदर्शनी चल रही है। हथियारों की प्रदर्शनी कैसे चल रही है? रशिया अपने हथियार दुनिया को दिखा रहा है कि वो कितने मजबूत हथियार हैं उसके, और वहीं यूएसएसआर और यूरोपियन यूनियन अपने हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। और यूक्रेन इनके हथियारों की वजह से 100 दिन से ज़्यादा भी अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर को सस्टेन कर पा रहा है। शुरुआत के अंदर ये लग रहा था कि रशिया यूक्रेन को इजीली 15 से 20 दिनों में सरेंडर करवा देगा, और इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन के चारों तरफ सेना लगा दी थी, और वो सेना काफ़ी तेज़ी से एडवांसमेंट कर भी गई थी। और शुरुआत में काफ़ी सारे हिस्सों को रशिया की फोर्सेस ने घेर भी लिया था, जीत भी लिया था। लेकिन यूक्रेनियन सेना ने जो रेजिस्टेंस दिखाया है, जो यूएसए के हथियार यूज़ करके जो उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया है, वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी वजह से रशिया की मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी फेस करनी पड़ी, और इसी वजह से अब रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। उनकी वो स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। इस वजह से रशिया ने जो अपने यूक्रेन के चारों तरफ सैनिक लगाए हुए थे, उसने अब क्या किया, अपने चारों तरफ जो सैनिक थे उनको वापस अलाइन किया यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट की तरफ, क्योंकि अब वो ईस्टर्न पार्ट से एडवांसमेंट करना चाह रहा है। रशिया ने यूक्रेन की साउथ में एक सिटी है मारियोपोल, जो कि पोर्ट सिटी भी है। वो यूक्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पोर्ट एरिया होते हैं, जो पोर्ट सिटीज़ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया है, और उसी के पास में क्रीमिया है, जिसको कि रशिया यूक्रेन से 2014 के अंदर ही एक्वायर कर चुका है। इन्हीं के बीच में दो राज्य हैं, खार्सन और मेलिटोप। रशिया इन दोनों राज्यों के ऊपर एडवांसमेंट करके तेजी से इनको जल्दी से जल्दी जीतना चाहता था, ताकि वो एक लैंड कॉरिडोर क्रिएट कर सके। लेकिन यूक्रेनियन फोर्सेस ने इतना तरीके से रेजिस्टेंस दिखाया है कि उसने रशिया की जो मिलिट्री थी वो एडवांसमेंट तो उसने की, लेकिन यूक्रेनियन मिलिट्री ने उनको खदेड़ दिया वहाँ से। खार्सन और मेलिटोप को ना जीतने के बाद रशिया ने क्या सोचा, रशिया यूक्रेन का जो वेस्ट में एक रीजन है ओडिशा के अंदर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो ओडिशा को जीत लेता है मिलिटेरिली, तो वो यूक्रेन का ब्लैक सी से एक्सेस को पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा, जो कि यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी तक रशिया ये सब करने में नाकाम रहा है। यूक्रेनियन फोर्सेस ने अनप्रेसिडेंटेड रेजिस्टेंस रशिया को दिखाया है, जिसकी रशिया को खुद भी उम्मीद नहीं होगी। तो शुरुआत में जब ये इन्वेजन रशिया ने स्टार्ट की थी यूक्रेन के ऊपर, तो काफ़ी तेज़ी से ये इन्वेजन स्टार्ट हुई थी। शुरुआत के अंदर तो जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ ही दिन के अंदर रशिया कब्जा लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इवन जो एरिया रशिया की फोर्सेस ने कैप्चर भी किया था, उसको भी यूक्रेनियन फोर्सेस ने वहाँ से भगा दिया। जैसा कि आपको मैप के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये जो रेड वाला इलाका है, ये पिछले 100 दिन के अंदर रशिया ने यूक्रेन से कब्जाया है। काफ़ी सारे थिंक टैंक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रशिया ऑलरेडी ये वॉर हार चुका है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया था? रशिया का ये कहना था कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाएगा तो नेटो कंट्री और रशिया के बीच में बॉर्डर मिल जाएगी, जिससे कि रशिया की सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा थ्रेट है। उसने यूक्रेन को तो अटैक करके पीछे ढकेल दिया है, लेकिन इस अटैक से हुआ क्या है, जो नॉर्वे है और जो फिनलैंड है, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट जाते हुए, रशिया की धमकियों के बावजूद भी उसने नेटो को अप्लाई करने की एप्लीकेशन दे दी है। और कुछ दिनों में फिनलैंड और नॉर्वे भी
नेटो का पार्ट हो जाएंगे। और फिनलैंड तो नॉर्वे, ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये रशिया के साथ बॉर्डर कहीं ना कहीं शेयर करती हैं और फिनलैंड के साथ तो बहुत ही बड़ी बॉर्डर है। तो इस वॉर के बाद भी ऐसा लगता है कि पुतिन ने कुछ कमाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंवाया है। तो ये था यूक्रेन और रशिया की वॉर का 100 दिन का लेखा जोखा। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन जीत रहा है, कौन आ गया? कमेंट सेक्शन में मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और वॉर को देख के तो ऐसा लगा है कि अभी ये वॉर कहीं नहीं जाने वाली। इस वॉर के अंदर नई नई एडवांसमेंट आती रहेंगी, नई नई डेवलपमेंट आती रहेंगी। इसका मतलब ये न्यूज़ अभी ट्रांजिशन के अंदर है। दोस्तों इसके अंदर अगर कोई नई डेवलपमेंट आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।